Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will explain you about the 3 degrees of price elasticity of demand which were remaining. We have discussed about the 2 degrees of price elasticity of demand, that is perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. आज हम 5 श्रेणियों में से आगे वाली 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली 2 श्रेणियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मांग की कीमत लोच के जो 5 श्रेणियां थी उनमें से 2 के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको 3rd, 4th और 5th डिग्री के बारे में समझाऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको उन तीनों डिग्रीज के बारे में फॉर्मूले के रूप में, डायग्राम के रूप में समझाऊंगी और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करेंगे हम मांग की श्रेणियों एवं मांग वक्र के आकृति में। ओके, तो हम कीमत लोच पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो द थर्ड कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. The numerical value for unitary elastic demand is equal to 1. Okay. देखो बच्चों, जब वस्तु में होने वाली या वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के बराबर का परिवर्तन मांग की मात्रा पर होता है। सपोज वस्तु में 10% का वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, तो मांग की मात्रा में भी 10% की कमी अगर आती है, रिलेशनशिप तो नेगेटिव ही रहेगा। प्राइस के बढ़ने पर वस्तु के लिए मांग कम होगी, लेकिन अगर कीमत 10% बढ़ी है तो मांग की मात्रा भी 10% के बराबर ही अगर कम होती है तो हम कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। ओके, द डिमांड कर्व फॉर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकाई के बराबर लोच वाले कीमत लोच के लिए जो मांग वक्र होता है बच्चों, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आकृति का होता है, अर्थात उस पर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उसकी वैल्यू बराबर आएगी। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया है। एक्स अक्षांश पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई अक्षांश पर हमारी कीमतें हैं, प्राइस है। ओके, प्राइस में मान लीजिए ओ पी पहले शुरुआती या आरंभिक कीमत थी, ओ क्यू आरंभिक मांग की मात्रा थी। ठीक है, ओ पी कीमत से वस्तु की कीमत कम होकर के OP1 हो गई। ठीक है, जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में कमी आई है, एग्जैक्टली उसी अनुपात में वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इकाई के बराबर मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर OP से कम होकर के प्राइस OP1 हुई और मांग की मात्रा OQ से बढ़कर के OQ1 हो गई। ठीक है, और एक डिमांड कर्व मिला डी आकृति का। ये डिमांड कर्व जो है ना तो पिछले 2 श्रेणियों की तरह है, नहीं है, ना तो ये मांग वक्र हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज नहीं है। जब ये क्षैतिज कब होता है? जब पूर्णतः लोचदार मांग होती है। ना ही ये मांग वक्र लंब है, वर्टिकल है, जब पूर्णतः बेलोचदार होती है हमारी मांग। यहाँ पर ये मांग वक्र क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आकृति में है। मतलब इसके नीचे अगर कोई भी पॉइंट लीजिए आप, एल पॉइंट, आर पॉइंट, वहाँ पर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो सेम प्रोपोर्शन या सेम चेंज को दर्शाएंगे। ओके, सो और यहाँ पर न्यूमेरिकली मैं कहूँ तो ED इज इक्वल्स टू 1। ओके, और जो पिछला हमने लिया था पिछले क्लास में, वो आप देखिए, अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व दर्शा रही थी तो न्यूमेरिकली ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णतः लोचदार में ED इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और पूर्णतः बेलोचदार की अवस्था में हमारी ED जो होती है इलास्टिसिटी E इज इक्वल्स टू 0। और ये थर्ड अभी मैंने आपको बताया है इकाई के बराबर। इकाई के बराबर में हमारी ED is equals to 1. Okay, so this is the demand curve and this is your numerically expression of your unitary elastic demand. Now the fourth category. अब हम चौथी अवस्था को देखते हैं, चौथी श्रेणी को देखते हैं। चौथी श्रेणी है relatively elastic demand, तुलनात्मक रूप से लोचदार मांग है। हम कहेंगे इकाई से अधिक लोच। इस केस को हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में इकाई से अधिक लोच। पहली क्या थी?
अनंत लोच, फिर शून्य लोच, फिर इकाई के बराबर लोच, यहाँ पर आएगी इकाई से अधिक लोच। मतलब परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, पूर्णतः लोचदार नहीं है, अनंत नहीं है मांग की लोच, और ना ही इकाई के बराबर है बल्कि इकाई से अधिक है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो वो देखते हैं। Relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change in price produces, I should repeat it. Relative elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in price of a product. Very important. देखिए, इकाई से अधिक मांग की लोच कब होगी? जब कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक मात्रा में वस्तु के लिए मांग की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ है, there is an increase in price of a commodity by 10%. Okay, now this 10% increase in price has led to a decrease of the quantity demanded for that commodity by 15%. Yeah, suppose 20%. आय कीमत में 10% की वृद्धि का प्रभाव मांग की मात्रा में कमी के रूप में 15 या 20% के रूप में अगर आए, अर्थात प्राइस थोड़ी सी कम हुई, 10% की मात्रा में हमारी कीमत कम हुई है, लेकिन हमारी मांग की जो मात्रा है वो उस कीमत में परिवर्तन की प्रतिशत से अधिक प्रतिशत में कमी आ रही है, तो रेस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हुआ ना, प्राइस में कमी आ रही है, प्राइस में वृद्धि हो रहा है या प्राइस में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का परिणाम हमारी मांग मात्रा पर अधिक पड़ रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे इकाई से अधिक लोच, मतलब रेस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा दिखा रहा है प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड पर। ओके, सो mathematically, relatively elastic demand is known as more than unit elastic demand. That is, here EP is greater than 1. For example, if price of a product increases by 20% and the demand of the product decreases by 25%, then the demand would be relatively elastic. The same point I have explained you with a different example. It has been explained here also. वही सेम बिंदु मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल से समझाया, वही यहाँ पर है। मान लीजिए कीमत में 20% की वृद्धि के फलस्वरूप मांग की मात्रा में 25% की कमी आई। सो क्या हुआ? रिलेटिवली ज़्यादा इलास्टिक है, तुलनात्मक रूप से अधिक लोच है। सो यहाँ पर EP विल बी ग्रेटर देन 1. EP इज ग्रेटर देन 1. इन दिस the demand is more responsive to the change in price. इस अवस्था में मांग अधिक रिस्पॉन्सिव है कीमत के परिवर्तन से। इसका डायग्राम है, यहाँ पर हम इसका डायग्राम देखते हैं। ध्यानपूर्वक डायग्राम को देखिए आप। मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी ये फ्लैट बनेगा बच्चों, थोड़ा ये जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट बनेगा, है ना, रिलेटिवली इलास्टिक दर्शा रहे हैं ना हम, इसलिए तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो बहुत फ्लैट बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही डिमांड कर्व फ्लैट होगा। जैसे क्षैतिज कब था, हॉरिजॉन्टल था, तब तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व था, तो इलास्टिसिटी अनंत थी, है ना। और यहाँ पर भी इलास्टिसिटी ज़्यादा है इकाई से। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में जो चेंज आएगा उसका प्रभाव हमारी मांग की मात्रा पर ज़्यादा पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए कीमत को तो 5% से दर्शाया है और मांग की मात्रा को 10% से दर्शाया है। लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको हिंदी मीडियम नोट्स में एक प्रॉपर डायग्राम दूंगी ना, उसमें आप समझेंगे कि यहाँ पर हमें दिखाना भी उसी हिसाब से है डायग्राम को। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के बारे में है, तुलनात्मक रूप से बेलोचदार। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड is one when the percentage change produced in demand is less than the percentage change in the price of a product. Very important. यहाँ पर क्या होगा, तुलनात्मक रूप से बेलोचदार मांग ली हमने। तुलनात्मक रूप से बेलोचदार मांग के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि जब कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन है उससे कम आनुपातिक परिवर्तन मांग की मात्रा पर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, if the price of a product increases by 30%, मान लीजिए
किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाय ओनली 10%, लेकिन उस वस्तु के लिए जो मांग की मात्रा थी उसमें 10% की ही कमी आई, देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। इस अवस्था में मांग की लोच कही जाएगी तुलनात्मक रूप से बेलोचदार। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड रेंजेस बिटवीन 0 to 1। ये 0 से 1 के बराबर होगी लेकिन इकाई से कम होगी, मतलब 1 नहीं होगी, 0.9 तक जा सकता है, 1 नहीं होगा, तो EP विल बी लेस देन 1 हेयर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या हम कहें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। Marshall has termed relatively inelastic demand as elasticity being less than unity। और एल्फ्रेड मार्शल ने इस तरह के कंसेप्ट की अवधारणा को कहा है जब मांग की लोच इकाई से कम हो। इससे पिछली क्या थी? मांग की लोच इकाई से अधिक, यहाँ पे मांग की कीमत लोच इकाई से कम। यहाँ पर डायग्राम जो कर्व बनेगा हमारा वक्र होगा वो थोड़ा सा स्टीप होगा, थोड़ा सा खड़ा सा वक्र बनेगा, स्टीप वक्र बनेगा। ओके, प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन होगा, मांग की मात्रा में कम परिवर्तन होगा, इसलिए रिलेटिवली स्टीप डिमांड कर्व विल बी फॉर्म्ड। और जितना ज़्यादा स्टीपनेस होगी डिमांड कर्व में उतनी ही मांग की लोच कम होती है, जितना ज़्यादा फ्लैटनेस होगी डिमांड कर्व में उतनी ही मांग की लोच अधिक होती है। तो बच्चों, अभी तक आपने 5 श्रेणियों के बारे में पढ़ा है, पांचों के नाम, पांचों की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, पांचों के डायग्राम और पांचों की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओके, अब हम पांचों को समराइज एक साथ करते हैं। पहला देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू में मैंने लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? पहले की EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दूसरे की EP इज इक्वल्स टू 0, तीसरा क्या है? तीसरा को हमने मान लिया, मैं सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ठीक है। EP इज ग्रेटर देन 1, EP इज लेस देन 1, EP इज इक्वल टू 1। 5 हो गए। इनके नाम क्या हैं पांचों के? इन्फिनिटी वाले को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तुलनात्मक रूप से लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोच। फिर हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, तुलनात्मक रूप से बेलोचदार या इकाई से कम लोच। फिफ्थ होगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोच। ये चीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पूरा आपको समराइज या समरी रूप में मिल गया है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम्स को एक साथ समराइज करते हैं। फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए एकदम सही तरीके से कि जितना ज़्यादा स्लोप आपका कम होगा, जितना स्लोप कम मांग वक्र का, मांग की लोच उतनी अधिक। स्लोप कम होने का मतलब फ्लैट होना मांग वक्र का, इसीलिए यहाँ कहा गया है फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बहुत सारे बनाए यहाँ पे, देखो आप, रेड वाला जो है वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है लेकिन लोच 0 है, इलास्टिसिटी 0 है, और ये एक वर्टिकल डिमांड कर्व है। ये ब्लू कलर का जो आपको मांग वक्र दिख रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, ध्यान से देखिए, क्षैतिज, क्षैतिज एक मांग वक्र दिख रहा है यहाँ पर आपको, बिल्कुल, इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर मैंने लिखा है इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आप येलो कलर वाला देखिए, येलो कलर वाला दिख रहा है आपको, इनइलास्टिक, इकाई से कम। फिर आप देखिए ग्रीन कलर वाला, यूनिट इलास्टिक, इकाई के बराबर लोच, ना ज़्यादा फ्लैट है ना ज़्यादा स्टीप है, बीच का है। येलो कलर वाला भी स्टीप है, देखो रेड के बराबर ही इसका ढाल है, थोड़ा कम है लेकिन रेड के नज़दीक है इसका ढाल, इसलिए यहाँ की इकाई से कम लोच हम कहेंगे। फिर देखिए पर्पल कलर का, पर्पल कलर वाला क्या है बच्चों? वेरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोच हम कहेंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे? इकाई से अधिक लोच। ठीक है, इकाई येलो से तो, सॉरी, ग्रीन से तो ज़्यादा है ना इसकी लोच, फ्लैट ज़्यादा है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्षैतिज नहीं है। ये पांचों डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, पांचों के लिए एरोज बना रखे हैं मैंने, देखो साइड साइड में, एरोज को ध्यान से देखिए, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपकी मांग की लोच की बहुत सी, या 5 मैं कहूँ, श्रेणियाँ थी, और इनके ग्राफ हैं, ये कर्व आप समझिए,
और पांचों कर्व को एक साथ बनाने का आप लोग भी अपने नोटबुक में प्रयत्न करिए और इनकी वैल्यूज़ भी लिखिए। इकाई से बराबर की वैल्यू, इकाई से कम, इकाई से ज़्यादा, शून्य एवं अनंत, इन्फिनिटी को भी आपको समझना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर price elasticity of demand. Thank you so much for listening to this video.